तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 100% आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में क्वेश्चन मिलेगा जरूर। तो एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन कौन सा आएगा, तो आपको सब तैयार करने पड़ेंगे। तो आज के एप्लीकेशन में हमें कुछ पुरानी चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी, जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बहुत मुश्किल होता है इसकी डेफिनेशन सही आ पाना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिंबल होता है इसका रो, यानी आज की जो क्लास है आपकी उसमें इसका इस्तेमाल होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। क्या होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू होता है गिवन चार्ज, जितना चार्ज आपने दिया हुआ है, किसको दिया हुआ है, गिवन चार्ज टू बॉडी या सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस को आपने जो चार्ज दिया है, सपोज कर लेते हैं उसकी वैल्यू क्यू है, कैपिटल क्यू है, और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। इसी को हम लोग जो है इस तरीके से लिखते हैं मटेरियल वॉल्यूम। मटेरियल वॉल्यूम, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास में एक गोला है, स्फेयर है, और ये खोखला है, हॉलो स्फेयर है, तो इस खोखले गोले के पास वॉल्यूम तो है, हॉलो स्फेयर हैविंग वॉल्यूम। इस खोखले गोले के पास वॉल्यूम तो है, लेकिन इस खोखले गोले के पास मटेरियल वॉल्यूम नहीं है। मटेरियल वॉल्यूम नहीं है। मटेरियल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम में मटेरियल लगा होना चाहिए। भाई ये खोखला गोला ना, तो यहां जहां पर हमारा ये हाथ है, क्या यहां पर मटेरियल होगा? हाँ, ज्योमेट्री वाला वॉल्यूम तो है। वॉल्यूम बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वो जो वॉल्यूम है वो आकार की वजह से है। वो जो वॉल्यूम है वो किसकी वजह से है? आकार की वजह से है। लेकिन मटेरियल कहाँ लगा हुआ है? इसके सरफेस पर लगा हुआ है। तो जो मटेरियल, अगर ये गोला कॉपर का बना हुआ है, खोखला है, तो मटेरियल कहाँ इस्तेमाल किया गया होगा? सरफेस पर। अंदर तो खोखलापन है ना, अंदर तो मटेरियल नहीं है, इसलिए मटेरियल वॉल्यूम लिखा गया है, ना कि वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी लिखा गया है। अगर खोखला क्यूब है, एक ऐसा क्यूब है जो कि खोखला है, तो उसके पास में वॉल्यूम तो है, ज्योमेट्री वाला वॉल्यूम है, लेकिन मटेरियल वाला वॉल्यूम उसके पास नहीं है। जैसे इस हॉल के अंदर, इस हॉल में क्या है? वॉल्यूम तो है, लेकिन मटेरियल वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि ये अंदर खोखला है ना। तो आपको ये समझना चाहिए कि अपॉन में क्या लिखा हुआ है। अपॉन में हमको वॉल्यूम से मतलब नहीं है, हमें मटेरियल वॉल्यूम से मतलब है। और कॉमन सेंस की बात है, जिनके पास मटेरियल वॉल्यूम होगा वो कैसे होंगे? सॉलिड होंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। जिनके पास में भी मटेरियल वॉल्यूम होगा वो कैसे होंगे? सॉलिड होंगे। तो यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि विच हैविंग मटेरियल वॉल्यूम, या चलिए पूरी बात लिखते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनके पास मटेरियल वॉल्यूम होता है, तो ऑब्जेक्ट्स विच हैविंग मटेरियल वॉल्यूम, मटेरियल वॉल्यूम ऑलवेज हैविंग सॉलिड ज्योमेट्री। तो लीजिए, ये एक बहुत ही आसान सा काम हो गया, ऑलवेज हैविंग सॉलिड ज्योमेट्री। यानी जो लोग सॉलिड हैं उन्हीं के पास मटेरियल वॉल्यूम है। अगर मेरे एग्जाम्पल का ये स्फेयर सॉलिड हो जाए तो अब इसके पास मटेरियल वॉल्यूम होगा। वो जो क्यूब था खोखला वाला, अगर वो सॉलिड हो जाए तो मटेरियल वॉल्यूम होगा। जो ईंट होती है, ब्रिक, वो कैसा होता है? सॉलिड, उसके पास मटेरियल वॉल्यूम होगा। तो ये क्लियर हो गया ना कि मटेरियल वॉल्यूम का क्या मतलब है। वॉल्यूम से मतलब मत रखना, क्या चीज? मटेरियल वॉल्यूम।
तो एक तो आपको इस फिजिकल क्वांटिटी से अपनी जान पहचान करके रखनी होगी आज के एप्लीकेशन में, कि अगर हम किसी चीज को, अब सपोज कर लो कि मेरे पास में कोई सॉलिड मटेरियल है, ये किसी भी शक्ल का ले सकते हैं, अब ये सॉलिड मटेरियल है, तो अब इसके पास में वॉल्यूम है, तो जब आप इसको चार्ज दोगे तो चार्ज जो है इसके मटेरियल वॉल्यूम में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, एक चीज और यहां पर पॉइंट बनता है, अगर हम चार्ज देते हैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में और चाहते हैं कि वो जा करके उस मटेरियल वॉल्यूम में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस फैमिली का होगा अभिषेक? डाइलेक्ट्रिक फैमिली का। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए रिवीजन चल रहा है, जिन्होंने नहीं किया उसको बहुत अच्छे से देख लें। भाई आपने कहा कि सर जिनके जो सॉलिड होते हैं उनके पास मटेरियल वॉल्यूम होता है, लेकिन एक समस्या और है कि फॉर सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, फॉर सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर कोई पूछे क्या होते हैं तो डेफिनेशन आपको लिखाई गई है पहले। जो मटेरियल फ्रिक्शन मेथड से इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो जो भी फ्रिक्शन मेथड से इलेक्ट्रीफाइड होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। तो जो सॉलिड के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, फॉर सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वी हैव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मटेरियल वॉल्यूम। यानी अगर आप ये चाहते हो कि चार्ज मटेरियल वॉल्यूम में फैले, अगर आप ये चाहते हो तो आपके ऊपर ये शर्त लगी है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? सॉलिड होगा और साथ साथ कैसा होगा? डाइलेक्ट्रिक होगा। अगर वो सॉलिड है लेकिन डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो वो चार्ज जो आप दोगे वो कभी भी वॉल्यूम में नहीं फैलेगा। जैसे सपोज कर लो आपके पास में ये सॉलिड कॉपर का स्फेयर है, CU स्फेयर है, ये कॉपर का गोला है। तुमने इसमें चार्ज का इंजेक्शन लगा दिया, 20 कूलम चार्ज था, आपने इसको इंजेक्ट किया, तो देखो इस सॉलिड के पास में मटेरियल वॉल्यूम है, लेकिन सारा का सारा चार्ज कहां जाके स्टोर होता है? सरफेस पर। क्यों होता है? तो आगे एक आर्टिकल आएगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो जो ये जो कॉपर है वो कैसा है? कंडक्टर है। सॉलिड के जो कंडक्टर होते हैं, सॉलिड वाले जो कंडक्टर होते हैं, जब उनको चार्ज दिया जाता है तो चार्ज मटेरियल वॉल्यूम पर नहीं फैल पाता। कहां फैलता है? ओवर द सरफेस। अब आपने पूछा क्यों, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रेशर। और क्या होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर वो बाद में हम बात करेंगे। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर आपका इरादा ये है कि जो चार्ज आप दे रहे हो वो किसी मटेरियल वॉल्यूम में फैले, किसी मटेरियल वॉल्यूम में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो पहली शर्त है कि वो सॉलिड होना चाहिए मटेरियल, और दूसरी शर्त है कि वो किस फैमिली से होना चाहिए? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्लियर है ना? ये इसका मतलब यार ये हो गया बातों ही बातों में कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो किन लोगों के लिए काम करती होगी? सॉलिड वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए काम करती होगी। भाई जब आपने बता दिया कि अगर चार्ज को मटेरियल वॉल्यूम में फैलाना है, अगर चार्ज को मटेरियल वॉल्यूम में फैलाना है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होगा? सॉलिड भी होगा और कैसा होगा? डाइलेक्ट्रिक भी होगा। और जब चार्ज वॉल्यूम मटेरियल में फैलेगा तभी तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बनेगी ना। तो यानी कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो केवल किन में पाई जाती है? सॉलिड वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में पाई जाती है। तो एक पॉइंट यहां पर और बन गया कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नाम की ये फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको कि हम रो से लिखते हैं, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज वैलिड, ये केवल और केवल वैलिड है फॉर
और आगे अभी जब इसका नंबर आएगा टेस्ट का तो मैं इसको सेक्शन बी में क्वेश्चन बना के रखूंगा। अब फॉर के आगे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। किसी ने लिख दिया सॉलिड मटेरियल, गलत। किसी ने लिखा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो भी गलत, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल खोखला भी तो हो सकता है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या होगा? सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसे अभी लास्ट टेस्ट में एक क्वेश्चन था सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट बनाएं तो वो टेंजेंट क्या बताती है। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि वो जो टेंजेंट है वो फोर्स को बताती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताती है। तो मैंने नंबर उनको दे दिए, लेकिन उसका सही आंसर क्या था? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। कुछ लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिखा है, तो आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट ए आइडियल आंसर। अगर बहस हो इस बारे में कि क्या सही है, फोर्स लिखना ज़्यादा सही है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना ज़्यादा सही है, तो जीत किसकी होगी? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो लीजिए, ये जो एक फिजिकल क्वांटिटी थी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हम इसको रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि आज के एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इसका इस्तेमाल होगा। यहाँ से आप डेफिनेशन बना पाओगे। कैसे बनाओ? साथ साथ बोलो हमारे। द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज टू द सब्सटेंस एंड मटेरियल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यूनिट इसकी क्या होगी? ऊपर वाला जो चार्ज है वो किस में पाया जाएगा? कूलाम में। और वॉल्यूम एसआई में किस में होगा? मीटर क्यूब में। तो यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम अपॉन मीटर क्यूब। क्लियर ये बात? तो ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में ये जो फिजिकल क्वांटिटी है किन के लिए बनी है, किन लोगों के लिए बनी है? तो पहला पॉइंट हो गया कि ये फिजिकल क्वांटिटी केवल किन लोगों के लिए बनी है? इनके लिए बनी है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ऑब्जेक्ट विच हैविंग मटेरियल वॉल्यूम ऑलवेज हैविंग द सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है ना? और तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया कि फॉर सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वी हैव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द मटेरियल वॉल्यूम। अगर आपने ये इरादा कर लिया है कि दिया हुआ चार्ज वॉल्यूम में फैले, तो आपके इस इरादे को पूरा तभी किया जा सकता है जब आप अपना चार्ज किसको दे दो? सॉलिड वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को दे दो। क्लियर है बात? बोलो भाई, नोट कर लीजिए। तो ये एक एप्लीकेशन है जहां पर स्फीयर ऑफ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो स्फीयर ऑफ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग द चार्ज कैपिटल क्यू, रेडियस कैपिटल आर, फाइंड ई माने होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता लगाना है आउटसाइड द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। और इस काम को करना है गॉस लॉ की हेल्प से। तो गॉस लॉ की हेल्प से अगर हम इस काम को करते हैं तो कोई बता सकता है कि अगर हमें गॉस लॉ से आगे जाना है तो हम पहले क्या करते हैं? भाई, अगर हमें गॉस लॉ की हेल्प से कैपिटल ई का पता लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता लगाना है, तो हमारी सोच क्या होती है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम चार्ज को इनक्लोज करते हैं। इनक्लोज करना यानी बंद करना। चार्ज को इनक्लोज करते हैं। अगर चार्ज अपने आप इनक्लोज है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर हमें चार्ज को बंद करना पड़ता है तो इनक्लोज करने के लिए जो सरफेस होती है, इनक्लोज करने वाली सरफेस गॉसियन सरफेस होती है। गॉसियन सरफेस। और आपको बताया जा चुका है कि कब कौन से हालात में गॉसियन सरफेस किस आकार की, किस शक्ल की लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम चार्ज को बंद करते हैं। तो सपोर्टिंग डायग्राम यहां बनाया जाए। सॉलिड वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक स्फीयर ले लिया जाए। तो ये रहा सॉलिड वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्फीयर। कितना चार्ज इंजेक्ट किया गया है? क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज आपने इंजेक्ट किया है। कहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा इसकी? वॉल्यूम में।
क्योंकि एक तो ये डाइलेक्ट्रिक है और दूसरा ये सॉलिड भी है। जो सॉलिड और डाइलेक्ट्रिक दोनों होते हैं उन पे जब जब चार्ज दिया जाएगा हमेशा वॉल्यूम में जाके फैल जाएगा। सबसे पहले हमको आउटसाइड द स्फीयर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये सेंटर है, सेंटर से बाहर जा रहे हैं, ये आउटसाइड पर आ गए। सेंटर क्या है? O है। और रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या है? दैट इज कैपिटल R। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर ये है और ये रहा स्मॉल r। तो स्मॉल r को जरा देखो भाई क्या है स्मॉल r, व्हाट इज स्मॉल r? यहां पर E निकालनी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर निकालनी है? क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड की गई है कि अगर सॉलिड वाले डाइलेक्ट्रिक स्फीयर पे चार्ज दे दिया जाए तो बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो ये R क्या है, स्मॉल r क्या है? तो स्मॉल r उस पॉइंट की, यहां लिख देते हैं स्मॉल r क्या है। तो ये है मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो स्मॉल r के बारे में क्या लिखें? डिस्टेंस माने दूरी, किसकी? ऑब्जर्वेशन पॉइंट की। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां से? फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर की तरफ है तो इस बात को इशारों में ऐसे लिखा जाता है स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। भाई अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी होगी तो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां पाया जाएगा? बाहर ही पाया जाएगा। और यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और गॉस लॉ का इस्तेमाल करना है। तो कहता है कि चार्ज को पहले बंद तो करो। अब आपको यह सिखाया गया कि अगर गोले पर चार्ज है, इसको बंद करना है तो क्या बनाते हैं? गोला बनाते हैं। क्यों बनाते हैं इस पर भी बहस हो चुकी थी। तो देखिए यहां से r रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का हम एक गोला बना रहे हैं और ये जो बातचीत हम लोगों ने पहले की थी ये उसका एप्लीकेशन है। यानी हमने आपको लॉजिकली ये समझा दिया था कि गोले जैसी शक्ल का गॉसियन सरफेस क्यों बनाएंगे और ये भी बता दिया था कि जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है आपकी गॉसियन सरफेस वहां से टच होनी चाहिए। तो देखो ये लाल वाले पेन से हमने गॉसियन सरफेस बना दी है और जो रेडियस है वो कितनी है? स्मॉल r है। अगर हमने ये गॉसियन सरफेस बना ली है तो क्या ये सारा का सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर बंद हो गया? हाँ बंद हो गया। इस सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो लीजिए सिखाई गई बातचीत में, बताई गई बातचीत में एक काम जो था कि चार्ज को बंद करते हैं विद द हेल्प ऑफ द गॉसियन सरफेस, वो हमने बंद कर लिया है। अब इसके बाद क्या करते थे गॉस लॉ लगाने के लिए? चार्ज बंद हो गया, अब बोलो अब इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे फिर हम लेते थे गॉसियन सरफेस में एक छोटा सा एरिया एलिमेंट। तो टेक एरिया एलिमेंट, छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते थे। तो अब देखिए गॉसियन सरफेस है। अब इस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अगेन आई रिपीट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके सोर्सेस डेवलप नहीं होते, आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। यानी कि आपको यहां पे क्या रखना पड़ेगा? टेस्ट चार्ज। जैसे ही आप टेस्ट चार्ज यहां रखोगे तो गोले पर जो चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा, क्योंकि अपनी मर्जी से चुना हुआ टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो गोले पर भी चार्ज पॉजिटिव है और अपना टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन आएगा। अगर वो टेस्ट चार्ज 1 कूलाम का है तो फिर उस 1 कूलाम के टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E कहते हैं। ये आपने सीखा था। तो टेक द एरिया एलिमेंट, तो एरिया एलिमेंट लेते थे। वो सारा का सारा काम जब हम गॉस लॉ में करते थे तो आखिरी में जाकर के इस नतीजे पर पहुंचते थे, सीधा वो रिजल्ट लिखा जाए कि फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू में इनक्लोज चार्ज।
enclosed चार्ज। ये फ्लक्स किससे लिंक हो रहा है? ये जो फ्लक्स है किससे लिंक है? तो ये लिंक हो रहा है विद गॉसियन सरफेस। यार ये उससे लिंक हो रहा है, ये उस सरफेस से लिंक हो रहा है जिसने चार्ज को अपने अंदर बंद कर लिया है। तो बताओ किसने अपने अंदर चार्ज को बंद किया है? लाल वाले गोले वाले, लाल कलर से जो स्फेयर बनाया उसने। यानी ये फ्लक्स किससे लिंक होगा? इसी लाल कलर के स्फेयर से लिंक होगा। अब यहां पर लिखा करते थे फ्लक्स को इंटीग्रेशन की स्टाइल में, क्लोज इंटीग्रेशन। ये लिखते थे E डॉट डी ए। ये डी ए छोटा सा एरिया एलिमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, 1/ε0। बड़े वाले स्फेयर ने, गॉसियन सरफेस वाले स्फेयर ने पूरा का पूरा गोला ही अपने अंदर बंद कर लिया है। और गोले पर कितना चार्ज है? कैपिटल क्यू। कितना चार्ज अंदर बंद हो गया है? कैपिटल क्यू। तो यहां पर आ गया कैपिटल क्यू। और इंटीग्रेशन को आगे ओपन करते हैं, मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ डी ए, और आगे कॉस थीटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑलवेज कीप इन माइंड जो डी ए है वो छोटा सा एरिया एलिमेंट है किसका? जिससे फ्लक्स लिंक है। और फ्लक्स किससे लिंक है? गॉसियन सरफेस से। तो डी ए किसका छोटा सा एरिया होगा? गॉसियन सरफेस का। अब यहां तक आ गए हम लोगों ने, ओपन कर लिया इसको। अब आप देखिएगा भाई, फील करते हैं जरा डायरेक्शन को लेकर के। यहां पे जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो इसका जो ये प्लस चार्ज है इस टेस्ट चार्ज को धक्का देगा, रिपल्सन देगा कि नहीं देगा? तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही किसकी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और छोटा सा डीए लेना है भाई। ये देखो छोटा सा डीए, ये रहा छोटा सा डीए। और इस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर कैसा होता है? हमेशा एरिया के साथ 90। ये देखो एरिया वेक्टर, डी ए ऊपर वेक्टर लगा दिया, तो एरिया वेक्टर तो कसम खा चुका है कि वो सरफेस से क्या बनाएगा? 90। तो अब जरा ध्यान से आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैपिटल ई वेक्टर और एरिया वेक्टर डी ए आपस में कितने डिग्री पर हैं? 0 डिग्री पर हैं। और थीटा यहां पर क्या होगा? ई डॉट डी ए में थीटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर और डी ए माने एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहां पर आ गया मॉड ऑफ ई, ओके। मॉड ऑफ डी ए ये भी सही है, cos 0। भाई सभी लोगों को ये पता है कि अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये क्या पढ़ा जाता है? वेक्टर ए का मॉडुलस। अगर हम ऐसे लिख दें तो भी ये क्या पढ़ा जाता है? वेक्टर ए का मॉडुलस। तो हमने डीए को ऐसे लिख दिया, ये चीज भी वेक्टर डीए क्या है? एरिया वेक्टर का मॉडुलस। और ये भी क्या है? एरिया वेक्टर का मॉडुलस। और ये रिजल्ट देखिए कहां तक पहुंचेगा। ये आ गया इंटीग्रेशन ई डी ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो इंटीग्रेशन है वो किसके लिए है? एरिया के लिए। भाई इंटीग्रेशन किस पर लगा है? एरिया के लिए। भाई अगर आप इंटीग्रेशन नहीं लगाते तो ई डॉट डी ए क्या होता है? छोटे एरिया से लिंक फ्लक्स। इंटीग्रेशन लगा दिया तो क्या हो जाता है? पूरा एरिया। तो चूंकि ये इंटीग्रेशन एरिया के लिए, इस बात को ध्यान से समझो। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं इंटीग्रेशन डी टी, तो इंटीग्रेशन किसके लिए है? टाइम के लिए है। इंटीग्रेशन dx, तो इंटीग्रेशन किसके लिए है? dx के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। सिमिलरली इंटीग्रेशन में dA दिखाई दे रहा है, तो पता चलता है कि इंटीग्रेशन किसके लिए है? dA के लिए, यानी एरिया के लिए। तो इसको E को बाहर कर लो इंटीग्रेशन से, ये dA आ गया q बाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर अकेले dA का नाम क्या है? छोटा सा एरिया। इंटीग्रेशन ऑफ dA का नाम क्या है? पूरा एरिया। और यहाँ पे गलती नहीं करना, क्योंकि गॉसियन सरफेस जो रेड पेन से वहां बनाई गई है उसका एरिया क्या होगा? 4 पाई छोटा r स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लीजिए आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर। आउटसाइड में हम इस बात को इशारों में समझते हैं, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। एक एप्लीकेशन आपका ये होगी, ठीक है? बोलो, नोट कर सकते हो आप इसको।
कैलकुलेट हो गया, हम लोगों ने निकाल लिया है कि बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब निकालते हैं सरफेस पर, फिर हर फार्मूले में रो भी लाएंगे। ये आउटसाइड था। अब देखना, अगर हम यहां पर टेस्ट चार्ज रख दें, ये देखिए यहां पर ई चाहिए, ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, चेक करके बताइए टेस्ट चार्ज कहां रखा हुआ है। एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। अभी पहले कहां रखा था? एट द आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। अब टेस्ट चार्ज यहां रखा हुआ है, तो कमिटमेंट तो करना पड़ेगा पूरा। गॉस लॉ कहता है कि सबसे पहले आप गॉसियन सरफेस से चार्ज को बंद कर दो, और गॉसियन सरफेस हमेशा ऑब्जर्वेशन पॉइंट को छूते हुए जाएगी, ये याद रखना। पहले हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये था, तो गॉसियन सरफेस यहां से जा रही थी। तो अब हम, अच्छा ये हम आपको सिखा चुके हैं कि गोले पर अगर चार्ज है तो बंद करने वाली गॉसियन सरफेस कैसी होती है? गोले जैसी होती है। देखो अब हम जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ये गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। क्या हमारी गॉसियन सरफेस आपको दिखाई दे रही है अलग से? ये वो गॉसियन सरफेस है जो अब की बार इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से होकर के जा रही है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां पर है? सरफेस पर। तो अब बाहर वाली गॉसियन सरफेस का कोई काम नहीं है, हटा लिया जाए। ये हमने गॉसियन सरफेस बना ली है। अब सोच के बताना कि जो गॉसियन सरफेस हमने बनाई है, अच्छा वो कमिटमेंट भी पूरा कर लें। स्मॉल आर क्या होता है भाई? तो स्मॉल आर होता है डिस्टेंस, बोलिए डिस्टेंस किसकी? डिस्टेंस ऑफ किसकी? ऑब्जर्वेशन पॉइंट की। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां पर आपको कैलकुलेशन करनी है, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। अब सोच के बताइए कि स्मॉल आर की वैल्यू अब क्या होगी? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। क्योंकि अगर आप फील करें तो जब चार्ज, टेस्ट चार्ज जब सरफेस पर रखा होगा तो गॉसियन सरफेस भी तो सरफेस को छू रही होगी, और जो गॉसियन सरफेस सरफेस को छुएगी उसका जो स्मॉल आर है, उसका जो रेडियस है किसके बराबर होगा? कैपिटल आर के बराबर होगा। तो अब ये गॉसियन सरफेस अपने अंदर गोले को बंद कर चुकी है। फिर से यही फंडा भाई, देखो सेम चीज, ये सेम चीज, ये वाला पार्ट भी वही रहेगा और ये भी वही रहेगा, ये यहां तक। अब देखिए गॉसियन सरफेस पर छोटा सा एरिया लिया मैंने, तो ये रहा गॉसियन सरफेस पर छोटा सा एरिया डी है। अब यहां पे टेस्ट चार्ज रखा है, तो गोले का चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? धक्का देगा। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स वही डायरेक्शन ऑफ ई होता है, और एरिया वेक्टर तो भैया एरिया के साथ 90 डिग्री ही बनाता है, ये देखिए। तो बेटा ये स्टेप भी वही हो गया, हो गया। यहां पर आओगे, यहां चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी गॉसियन सरफेस की जो रेडियस स्मॉल आर है वो किसके इक्वल है? कैपिटल आर के इक्वल है। एंड दैट इज वाई यहां पर हम क्या लिखेंगे? कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पर भी क्या आएगा? कैपिटल आर स्क्वायर। इशारों में ये बात समझनी और समझानी हो कि वी डिस्कस एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। ठीक है, तो आपने एक तैयार किया, केवल थोड़ा सा ही तो काम एक्स्ट्रा था, दूसरा अपने आप हो गया। तो इसको नोट करिए हेडिंग डाल करके, एट सरफेस, और एट सरफेस हेडिंग में इसको नोट कर लीजिए। तो इनसाइड स्फीयर वाला केस देखते हैं एक बार फिर से। आपके पास में सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, और जो चार्ज आपने इसको दिया हुआ है वो उसके मटेरियल वॉल्यूम में फैला हुआ है।
मटेरियल वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है। कितना चार्ज फैला हुआ है? कैपिटल क्यू। ये गिवन चार्ज है इसको। अब धीरे धीरे आपका जो टेस्ट चार्ज है वो इनसाइड पहुंच चुका है। तो अभी आपने यहाँ रखा था टेस्ट चार्ज, पहले यहाँ रखा था, फिर आपने यहाँ पर रख दिया था टेस्ट चार्ज, लेकिन अब करंट सीन जो है वो टेस्ट चार्ज यहाँ पर है। ये है टेस्ट चार्ज। स्मॉल आर का नाम है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब की बार स्मॉल आर और कैपिटल आर में कनेक्शन ये होगा भाई, इन साइड में स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैपिटल आर क्या था? रेडियस। गॉसियन सरफेस को हमेशा, ये स्मॉल आर है भाई, ये स्मॉल आर है, यहां से टेस्ट चार्ज की दूरी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी, यहां पर हमको ई निकालना है इस पॉइंट पर। तो गॉसियन सरफेस से चार्ज को घेरा जाए। गॉसियन सरफेस कैसी होती है? गोले जैसी। और गॉसियन सरफेस हमेशा ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पास भी होती है। तो देखिए मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूं। ये जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाई है, इसने अपने अंदर जो चार्ज बंद किया है, सोच समझ के जवाब देना। ये डॉट 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 जो आप देख रहे हो गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाई है, इसने अपने अंदर जो चार्ज बंद किया है वो कैपिटल क्यू है या कैपिटल क्यू का कुछ हिस्सा है? कैपिटल क्यू होगा या कैपिटल क्यू का कुछ हिस्सा होगा? कुछ हिस्सा ही तो होगा, पक्का ना? कितना हिस्सा है ये निकालना है। इसको मैं अलग से भी दिखा रहा हूं भाई। ये जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाई है, क्योंकि बाहर वाला केस अब है नहीं, सरफेस वाला केस है नहीं, ये मैंने जो गॉसियन सरफेस बनाई है, ये जिसकी कि रेडियस स्मॉल आर है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, हमें ई निकालना है। और इसने अपने अंदर जो चार्ज बंद किया है दैट इज नॉट कैपिटल क्यू, बल्कि पार्ट ऑफ कैपिटल क्यू है। तो ये लाइन जो है यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि गॉसियन सरफेस, और अगर बहुत बेहतर रिस्पॉन्स आपको चाहिए अपने नंबरों के लिए तो डॉटेड, ऑलवेज डॉटेड वाली सरफेस बनाना गॉसियन, तो क्लियरली टीचर को दिखेगा कि अच्छा ये डॉटेड गॉसियन सरफेस इनक्लोजेज चार्ज क्यू डैश। ये ऐसा हमने मान लिया है, और आपने अभी अभी मुझे बताया कि क्यू डैश की वैल्यू कैपिटल क्यू से क्या होगी? कम होगी। कितनी होगी निकाल लेंगे अभी हम लोग। तो वापस आ जाते हैं भाई गॉस लॉ पर, फ्लक्स का फार्मूला लगाया, देखते हैं कहां कहां चेंज होगा। तो डॉटेड वाली गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर क्यू डैश को बंद कर लिया है। क्यू डैश चार्ज इसके अंदर टोटल बंद है, तो यहां पर क्यू डैश आएगा कि नहीं आएगा? क्यों भाई, पक्का ना? और इधर आइए, तो ये फिर एक बार यहां पर आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो ये प्लस वाला चार्ज तुम्हारे टेस्ट चार्ज को धक्का देगा। तो जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, और ये छोटा सा हम एरिया लेंगे भाई डी ए, और जिसका कि एरिया वेक्टर तो वही ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया। ये देखिए डी ए, यानी ये स्टेप नहीं बदलेंगे, बदले नहीं बदले, बट यहां पर आ रहा है क्यू डैश, यहां पर आ रहा है क्यू डैश, यहां पर आएगा क्यू डैश, यहां पर भी आएगा क्यू डैश, और अब की बार एक बार फिर से 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस कह रही है 4 पाई आर स्क्वायर छोटा वाला आर, बोलो। और ये क्यू डैश और ये क्यू डैश। और अब हम
इनसाइड पर है। पहले कहां पर थे? सरफेस पर। इसके पहले वाले केस में यहाँ आउटसाइड लिखा रह गया था, उसको सही कर लेना, ठीक है ना। सरफेस पर है, अब हम इनसाइड पर आ गए। लेकिन ये भी आंसर हमारा पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं पूरा हुआ? क्योंकि क्यू डैश तो तुमने माना है ना, क्यू डैश तो तुमने माना है, और जो चीज तुमने मानी है वो हटानी पड़ेगी। क्योंकि आपको क्या दिया गया है? आपको स्फेयर दिया गया है, स्फेयर की रेडियस कैपिटल आर दी गई है, आपको इनसाइड वाली ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस स्मॉल आर दी गई है, आपको कैपिटल क्यू चार्ज दिया गया है। तो क्यू डैश तो तुमने माना हुआ है, इस माने हुए को हटाओ, पहले क्यू डैश को हटाओ। तो क्यू डैश कैसे हटेगा? देखो ऐसे हटेगा, यहां से क्यू डैश की कैलकुलेशन यहां पर करते हैं। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को एक बार फिर से रिकॉल करो। व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? वन वॉल्यूम पे चार्ज। भाई ऊपर क्या था? चार्ज। नीचे क्या था? मटेरियल वॉल्यूम। तो वन वॉल्यूम पर चार्ज कितना होता है? दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर मैंने लिखा कि क्योंकि इन वन वॉल्यूम चार्ज इज रो। भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? वन वॉल्यूम पर चार्ज। तो वन वॉल्यूम पे चार्ज कितना है? रो। और हमारी गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये होगा वॉल्यूम ऑफ ए गॉसियन सरफेस। तो इस वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? इसलिए इन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब वॉल्यूम चार्ज कितना होगा? तो रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यही तो होगा। इसी को तो तुमने क्यू डैश माना हुआ है। गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है तुमने उसको क्या माना है? क्यू डैश। यानी कि यहां से क्यू डैश बराबर आ गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। आ गया ना। अब हम रो को भी ओपन कर देंगे। कैसे ओपन करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए। ये वाली जो बात है ये हमने दोबारा यहां लिखी हुई है। तो 4/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम है गॉसियन सरफेस का, और इसके पास इतना चार्ज है, तुमने क्यू डैश माना है। क्यू डैश इज इक्वल टू हो गया रो 4/3 पाई आर क्यूब। क्यू डैश, थोड़ा सा टाइम दे अपने आप को, एक सेकंड देखिए इधर, थोड़ा रुक जाइए। 4/3 पाई आर क्यूब होते हैं। ये रो माने हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? गिवन चार्ज। तुमने उस गोले को, ये जो स्फीयर था कैपिटल आर रेडियस का, इसको कितना चार्ज दिया था? कैपिटल क्यू। इस गोले को तुमने कितना कुल चार्ज दिया है? कैपिटल क्यू। और नीचे क्या होता है? अपॉन में क्या होता है? मटेरियल वॉल्यूम। इस गोले का मटेरियल वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो यहां से आ गया क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर। आ गया ये। अब ये जो क्यू डैश की वैल्यू आई है, क्योंकि हमने क्यू डैश को क्या किया था? कंसीडर किया था। तो यही जो क्यू डैश की वैल्यू आई है ये हम लोग क्या कर लेंगे? रख देंगे। तो जो रिजल्ट है आपका इनसाइड वाला, उसमें क्यू डैश गायब हो जाएगा। देखो कितना आ जाएगा। तो उस ई इनसाइड को पिक कर लो भाई। ई इनसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या था? नहीं, स्मॉल आर। ये स्मॉल आर होगा यहाँ पर, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा
1/r² इंटू क्यू डैश, ई इनसाइड हो जाएगा 1/r², और क्यू डैश की वैल्यू है क्यू r³ बाई कैपिटल R³। नाउ फाइनल रिजल्ट ये आया, ई इनसाइड इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल r बाई R³। ये रिजल्ट आ गया। जो ये रिजल्ट आए हैं इसके तीनों जरा रिजल्ट हम एक साथ लिख लेते हैं, आप कंटिन्यू करो इसको। For solid charged dielectric sphere outside कितना E है, सरफेस पर कितना E है, इनसाइड पर कितना E है। आप कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल Q यहां पर है गिवन चार्ज, कैपिटल R है स्फेयर रेडियस, स्फेयर की रेडियस, छोटा r है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेयर। तो ये इधर हम हटा दें सब, तो देखो रिजल्ट क्या क्या मिले। आउटसाइड वाला रिजल्ट तो ये मिला, E आउटसाइड 1/4πε0 कैपिटल Q बाई R²। अब अगर मैं बोलूं कि यहां पर रो ले आओ, स्टॉप राइटिंग ध्यान देना, इधर आउटसाइड का रिजल्ट ये मिला था, और अगर हम कहते हैं कैपिटल Q की जगह पे रो ले आओ, तो देखो रो कैसे आएगा। मैं अलग से लिखता हूं, यहां पर लिख देता हूं, रो बराबर होगा कैपिटल Q अपॉन 4/3πr³। तो यहां से कैपिटल Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3πr³, साथ में रो। चलिए ले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1/4πε0 नीचे R², कैपिटल Q की जगह पर आ गया 4/3πr³, साथ में ये रो। देखो भाई क्या कैंसिल हो रहा है, रो रह रहा है, रो भी है, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, रो R³ अपॉन 3r²। चेक कर लेना, मैं चेक करता हूं। देखिए 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया R³ रो, R³ रो, और नीचे क्या रह गया 3ε0 R²। ये आया। तो ये जो रिज़ल्ट आया है ये आपके जो कंपटीटर हैं उनको सीधे याद रहता है, क्योंकि सपोज़ कर लो कि कोई एक ऐसा न्यूमेरिकल आपको मिल जाए जहाँ पर गोले पर कितना चार्ज है ये नहीं दिया गया, गोले की कितनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो दिया गया है, तो सीधे सीधे रो में जो आंसर आया है वो है 3
आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। आप कैपिटल क्यू की जगह पे ये लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये तो आउटसाइड का रिजल्ट आ गया। और आउटसाइड को इस आर से समझने के लिए क्या करते हैं, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। चलते हैं सरफेस पर भाई। ई सरफेस, देखो याद रखने का जुगाड़ बताता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर था। यानी जहां पे आउटसाइड के फार्मूले में स्मॉल आर था वहां पे क्या आ गया, कैपिटल आर। तो अगर आउटसाइड का फार्मूला याद है तो सरफेस वाला फार्मूला कैसे याद हो जाएगा, स्मॉल आर की जगह पे क्या रख देना, रखो जरा यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रखोगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा ये रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब एक इनसाइड वाला फार्मूला है, वो देखो क्या आया, ई इनसाइड, ये आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू, नीचे आर क्यूब और ये स्मॉल आर है। करके इसको भी दिखाएंगे आपको। तो देखो भाई रो लाना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आर क्यूब और ये कैपिटल क्यू की जगह पर ये जो कैपिटल क्यू है ये वाला, इसकी जगह पर ये लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब, साथ में रो और स्मॉल आर एक और है। देखो कौन कट होता है, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ऊपर क्या बचा रो आर, नीचे क्या बचा 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जो तुमको समझाने के बाद ये फेथ किया जा सकता है कि आप खुद भी निकाल लोगे। तो रो की टर्म में ये आ गया रो स्मॉल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और ये है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो पूरा जो रिजल्ट है वो ये आया। किससे एप्लीकेशन किया गया, गॉस लॉ से। फुल क्वेश्चन आएगा। अब फुल क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब ये है कि कोई एक पार्ट पूछ सकते हैं, कोई 2 पार्ट पूछ सकते हैं। अगर वो एक पार्ट पूछेंगे तो न्यूमेरिकल के साथ पूछेंगे कि ये प्रूफ करो, एक साथ में न्यूमेरिकल होगा। अगर वो 2 पार्ट पूछेंगे तो न्यूमेरिकल नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुमको कौन सा लगा, इनसाइड वाला। इनसाइड वाला ही क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि जो तुमको थोड़ा ठीक लगा, जो तुमको थोड़ा कठिन लगा है वही इम्पॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है। तो ग्राफ जरा बनाए जाए, इधर हटा दें इसको। ये जो ई आपका डेवलप हुआ है ये ई नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे पता चल गया हमको, कैसे पता चल जाएगा आपको, पोजीशन बदलने से अगर ई बदल जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। और याद रखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम पर डिपेंड करती ही नहीं है, कभी नहीं करती। तो अगर आप ये नहीं भी बताते हो ना कि टाइम पर डिपेंड नहीं करती है तो चल जाएगा, टाइम पर डिपेंड नहीं करती है तो चल जाएगा, क्योंकि वो टाइम पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डिपेंड वास्तव में नहीं करती है। लेकिन पोजीशन पे जो डिपेंड करे वो कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो आप देख सकते हो कि बाहर अलग है, सरफेस पर अलग है, इनसाइड अलग है। तो ग्राफ तैयार कर लिया जाए। ये छोटा आर है, छोटा आर वेरिएबल है भाई। कैसे पता चल गया मुझे छोटा आर वेरिएबल है, क्योंकि जब आप बोलते हो आउटसाइड तो छोटा आर ये होता है, जब आप बोलते हो सरफेस तो स्मॉल आर ये होता है, जब आप बोलते हो इनसाइड तो ये होता है। तो अब इनसाइड पर चलते हैं। पहले हम इनसाइड पर हैं, तो इनसाइड पर देखो, इनसाइड वाला ई और छोटा आर आपस में कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनसाइड वाला जो ई है वो प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। जब 2 लोग आपस में प्रोपोर्शनल होते तो ग्राफ कैसा होता है, सीधी लाइन। ये देखिए लाइन आ गई, क्योंकि छोटा ई इनसाइड वाला प्रोपोर्शनल टू है स्मॉल आर, यहां पर आ गए। अब देखिए जब हम यहां थे स्मॉल आर क्या था, 0। जब हम रखेंगे स्मॉल, अब स्मॉल आर कहां रखेंगे, यहां नहीं रखेंगे, इनसाइड में है ना, इनसाइड के फार्मूले रखेंगे।
स्मॉल आर 0 तो ई क्या होगा 0। जब हम स्मॉल आर की वैल्यू रखेंगे r/4 तो ई की वैल्यू कुछ ना कुछ हमको मिल जाएगी, ठीक है। जब हम स्मॉल आर की वैल्यू रखेंगे r/2 तो ई की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगी। ऐसे चलते चलते हमने स्मॉल आर की जगह पे रख दिया कैपिटल आर, ये देखिए, और जैसे ही स्मॉल आर की जगह पर हम कैपिटल आर रखेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, सरफेस पर। और सरफेस वाला ई देखो कांस्टेंट है भाई, सरफेस वाले ई के फार्मूले में 1/4πε0 है, ये क्या है, कांस्टेंट। कैपिटल क्यू गिवन चार्ज है, जो दे दिया तो दे दिया, अब तो उसमें चेंज तो करना नहीं है, क्या हो गया, कांस्टेंट। और आर फॉर रेडियस स्फेयर की वो भी क्या है, कांस्टेंट। तो जब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा तो ई जो है कौन सा ई होगा, सरफेस वाला ई होगा उस समय, ई सरफेस वाला। और अब हम जाएंगे बाहर, जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो आउटसाइड वाला ई और छोटे आर वाला ई आपस में कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर y और x आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। अगर x पर 2 पावर लगा दी जाए या 3 पावर लगा दिया तो ग्राफ की नेचर कैसी होती है, ऐसी होती है। जैसे जैसे पावर बढ़ती है डिस्टेंस क्या होती है, चेंज होती जाती है। तो अगर मैं ये बोलूं कि y प्रोपोर्शनल x की पावर n का ग्राफ क्या होगा, तो आप बोलो ये होगा। अब ये जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है, यहां पावर बदलती जाएगी, पावर इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। तो पावर बदलती जाएगी तो डिस्टेंस क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अदरवाइज ग्राफ ऐसे ही होगा। आप देख सकते हो ई और आर का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, ये आ गया आउटसाइड वाला ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये हो गई आपकी ग्राफिकल एनालिसिस। अब जब ग्राफ में लीनियर यानी लाइन आती है तो कहा जाता है लीनियरली बदल रहा है। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में इनसाइड वाला ई कैसे बदलता है, लीनियरली, लाइन है ना। और अब देखो यहां से के यहां के बाद तो ग्राफ लीनियर लाइन तो नहीं है। अगर ग्राफ में सीधी लाइन नहीं है तो ग्राफ जैसा भी उसको बोला जाता है नॉन लीनियर, क्या कहा जाता है, ग्राफ चाहे जिस शकल का हो, सीधी लाइन अगर ग्राफ नहीं है तो उस ग्राफ को पढ़ते हैं नॉन लीनियर। तो यानी कि आउटसाइड वाला ई जो है वो कैसे बदल रहा है, नॉन लीनियरली। क्लियर ये बात। आप किस स्फीयर की वजह से कैपिटल ई निकाल रहे थे, सॉलिड के नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहता है वहां पर, और सबसे इंपॉर्टेंट वाला काम सबसे पहले कर लिया, ठीक, नोट कर लीजिए। पूरा ग्राफ इसको नोट कर लीजिए और एक बार आज की ही डेट में इसको घर पर करिएगा। तो जो अगला एप्लीकेशन है आपका, उसको पूरा क्वेश्चन बना के अगर आपके सामने लाया जाए तो क्वेश्चन है कि फाइंड कैपिटल ई। बोलो भाई कैपिटल ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग गॉस लॉ। बाय यूजिंग गॉस लॉ, ये क्वेश्चन है आपका। तो या तो ये सेक्शन डी का क्वेश्चन होगा या फिर सेक्शन सी का, उससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, इसके साथ एक न्यूमेरिकल लगा दें तो फिर वो सेक्शन ई का भी बन जाएगा। अब इस वाले आर्टिकल को करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी, जिसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको कि हम लैम्डा से लिखते हैं, और यहाँ पर भी बिल्कुल सही तरीके से लैम्डा बराबर गिवन चार्ज, जो चार्ज आपने दिया है वो देखो कितना है, गिवन चार्ज वैल्यू होल बाय मटेरियल लेंथ, नॉट द ज्योमेट्री लेंथ, मटेरियल की लेंथ। जितनी भी लेंथ वाली चीजें हैं, जैसे
आपने कहा कि आपके पास में एक वायर है, तो वायर की पहचान उसकी लंबाई से होती है। वायर जो होता है बेसिकली क्या रखता है, लेंथ ही तो रखता है। और अगर आपने कहा कि इस वायर पे चार्ज दिया है तो चार्ज लंबाई में फैल जाएगा। और जो चार्ज दिया है मान लेते हैं दैट इज 20 कूलम, और जो लंबाई है वायर की सपोज कर लेते हैं कि वो 10 मीटर है, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, कितना चार्ज दिया है 20, कितनी लंबाई है मटेरियल की 10, तो 2 कूलाम पर मीटर, क्योंकि ये हो जाएगा कूलाम और ये हो जाएगा मीटर। श्रुति बताना कि रिंग को अगर चार्ज दिया जाए, ये रिंग है, ये रिंग है, रिंग को चार्ज देंगे तो कहां फैलेगा, लंबाई में या एरिया में? जोर से बोलो। एरिया में, लंबाई में फैलेगा, क्योंकि रिंग में जो मटेरियल है वो कहां होता है, किनारे 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 किनारे। भाई रिंग तो आप समझ रहे हो ना, रिंग में जो मटेरियल कहां होता है, आप देखो इसको, रिंग को, जो एरिया वो तो खाली है। इसीलिए जब रिंग पे ज्योमेट्री वाला तो एरिया है रिंग में, मटेरियल वाला एरिया थोड़ी ना है। रिंग बनाने में मटेरियल में क्या है, लेंथ, एंड दैट इज वाई जब रिंग को चार्ज दिया जाएगा तो लैम्डा होगा, और तस्तरी को चार्ज दिया जाएगा तो सिग्मा होगा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो गलती मत करना, सोच समझ करके। इसीलिए मैं नीचे लेंथ नहीं लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं मटेरियल लेंथ। अब जैसे अगर आपने एक स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर में क्या होता है, ज्योमेट्री का तो एरिया होता है, लेकिन मटेरियल में क्या होती है, लेंथ। भाई अगर मैं आपसे बोलूं तो इसी वायर को मोड़ के ही तो रिंग बना दोगे, इसी वायर को मोड़ करके रेक्टेंगल बना दोगे, इसी वायर को मोड़ करके स्क्वायर बना दोगे। तो जो वायर है उसके पास मटेरियल लेंथ थी, इसी से रिंग बना तो मटेरियल लेंथ होगी, सिमिलरली एंड सो ऑन। या कोई भी ट्राइंगल शेप बना दो, तो सोच समझ करके। तो अब आपके पास में एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपको उससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो हमने ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये लेंथ ले ली, इस पर हमने चार्ज दे रखा है कैपिटल Q। तो गिवन चार्ज है कैपिटल Q, और लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, डेंसिटी है लैम्डा। ये वो जगह है जहां पे E चाहिए। एक बार फिर से E को अगर काउंट करना है तो टेस्ट चार्ज खर्च करना पड़ेगा, रख दो टेस्ट चार्ज यहां पर, रख दिया। उधर जो हम लोगों ने ABCD देखी थी, उस ABCD में लाइन चार्ज को पहले बंद करिए, क्योंकि गॉसियन लगाना है ना। तो लाइन चार्ज को बंद करने के लिए आपकी गॉसियन सरफेस कैसी होती थी, सिलिंड्रिकल। क्यों होती थी मैं बात कर चुका हूं, फिर भी मैं तुमको दोबारा बताता हूं क्यों होती थी। देखो, जो लंबाई में चार्ज फैला हुआ है, तो इस वाले चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, चारों तरफ होंगी। भाई ये चार्ज का छोटा टुकड़ा ही तो है, तो मार्कर के इस पॉइंट पर जो चार्ज है, छोटा सा टुकड़ा, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होंगी चारों तरफ। सिमिलरली जो नीचे होगा उसकी भी चारों तरफ होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी चारों तरफ। तो अब जब हमको सरफेस लेनी होती है, तो हम एक ऐसी सरफेस का सिलेक्शन करते हैं कि उस सरफेस के साथ सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना बनाए, 90, क्योंकि अगर 90 बनाएंगे तो फ्लक्स बन जाएंगी। तो अब आप सोचना शुरू कर दो, गोला बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, और जब सब कुछ सोचने के बाद जब आप आखिरी नतीजे पर पहुंचोगे तो आपको पता चल जाएगा केवल और केवल सिलेंडर ही एक ऐसी सरफेस होगी जो कि अगर बनाई जाए तो एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वैसे यहां से देखो जनरेट करता हूं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सिलेंडर के साथ 90 होंगी कि नहीं होंगी।
3D में थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो जब सिलेंडर बनेगा तो सारी की सारी लाइनें 90 डिग्री पर होंगी। तो जब हमको गॉसियन सरफेस लेने का मौका मिलता है तो हम कोई भी लाइन बर्बाद नहीं होने देते, यानी एक एक बूंद हम क्वांटिटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसी सोच पर जब हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी आई, हमने उसकी लाइनें देखी, चारों तरफ थी 90 डिग्री पर। हमने अगर स्फीयर बनाया तो कुछ लाइनें तो 90 पर होंगी, कुछ नहीं होंगी। ऐसे सोचते सोचते जब हमने पूरा काम किया, जब हमने सिलेंडर के बारे में सोचा, तो ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, तो एक एक लाइन फ्लक्स बन गई ना। एंड दैट इज वाई फिर हमने फाइनली आपको रटाया था, सिखा दिया था। इसी वजह से अगर चार्ज पॉइंट जैसा हो तो गॉसियन सरफेस गोले जैसी, अगर चार्ज गोले पर है तो गॉसियन सरफेस गोले जैसी, अगर चार्ज लंबाई में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो गॉसियन सरफेस सिलेंडर जैसे बन चुकी है गॉसियन सरफेस। और वो कमिटमेंट आपको निभाना पड़ेगा कि जहां पर आप ई निकालना चाहते हो आपकी गॉसियन सरफेस वहां से पास होनी चाहिए। हो रहा है यहां पर। अब चार्ज अंदर बंद हो चुका है तो गॉस लॉ लगा दिया जाए, फ्लक्स बराबर 1/ε0 इंटू इनक्लोज्ड चार्ज। कितना चार्ज बंद हुआ है भैया? कैपिटल क्यू। ठीक, इधर जरा इंटीग्रेशन से ओपन कर लो इसको, ई डी ए Q/ε0 mod of E mod of dA cos थीटा Q/ε0 E dA cos 0। जीरो की कहानी वैसी ही है, फिर एक बार देख लो भैया। ये प्लस के चार्ज इस पर धक्का लगाएंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे एक छोटा सा जब एरिया लोगे आप डी ए, एरिया वेक्टर कैसा होता है 90 डिग्री पर, थीटा के वैल्यू 0 आएगी कि नहीं आएगी? cos 0 1 हो गया, तो यहां से ये आया ई डी ए Q/ε0, ई बाहर आ जाएगा डी ए Q/ε0। ठीक, अब जो सिलेंडर आपने लिया था तो फ्लक्स किससे लिंक है? कर्व्ड सरफेस से। सिलेंडर की तो सरफेस होती है क्या? एक तो ये सरफेस होती है क्रॉस सेक्शन वाली, एक ये और एक कर्व। तो फ्लक्स किससे लिंक हो रहा है? कर्व सरफेस से। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब क्या होगा? कर्व सरफेस का एरिया। डीए का मतलब क्या होता है? वो एरिया जिससे फ्लक्स लिंक है। इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब वो पूरा एरिया जिससे लिंक फ्लक्स है। तो यहां पे जो फ्लक्स लिंक है किससे लिंक है? कर्व्ड एरिया से। और अगर मैं इसकी लंबाई, इस लेंथ मटेरियल की लंबाई L ले लूं और ये दूरी R ले लूं, तो सिलेंडर की कर्व वाली सरफेस का एरिया का फार्मूला क्या होता है भैया? 2πRL Q/ε0। E आ गया 1/2πε0 R, और ये Q/L, और Q/L क्या बन गया भाई? Q/L मटेरियल लेंथ लैम्डा हो गया, ये आ गया। अच्छा, अपने को आदत हो चुकी है 1/4πε0 रखने की, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2/R, और ये Q/L क्या बन गया? लैम्डा। तो लीजिए ये आंसर आ चुका है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी। तो आंसर आया है इसका E बराबर 1/4πε0 2 λ/r, ये आया। गॉस लॉ की हेल्प से किया। कोई प्रॉब्लम बताइए, नोट कर लीजिए।